राइट, बट क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। कंसेप्ट के पीछे भागो, क्वेश्चन के नहीं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सर्किट। आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कैपेसिटेंस को लगाया और वो चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटेंस धीरे धीरे चार्ज होता है, प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस धीरे धीरे चार्ज होता है। इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। इसका दूसरा नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसका दूसरा नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, आईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। इसको बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो मान लो मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट इस तरह से है। इसमें क्या है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सी। मान लो ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी, और आपने क्या किया है कि इसको जो है एक रेसिस्टेंस के थ्रू और एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है ऐसे करके। ये ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर है और इसकी कैपेसिटेंस सी है। ये स्टार्टिंग में अनचार्ज था, स्टार्टिंग में ये क्या था, अनचार्ज था। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके क्लोज कर दिया। ये स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये अनचार्ज था। एट t इक्वल टू 0 तुमने स्विच को क्लोज कर दिया। क्या किया, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। आपने t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया, यानी सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा है कि ये इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, लेकिन बिकॉज यहाँ रेजिस्टेंस है, ये चार्ज को जाने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए यहां से जो चार्ज का फ्लो होगा वो धीरे धीरे होगा, यानी कि सडनली चार्ज नहीं हो जाएगा। यहां ये सडनली चार्ज नहीं हो जाएगा, इट विल टेक स्लोली स्लोली यहां चार्ज ग्रो करेगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होता है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, वो टाइम लेता है। हम नहीं जानते कितना टाइम लेता है। मान लेते हैं लेट एट सम टाइम टी, let at some time t, charge on the capacitor is q, current in the circuit is I, that is dq by dt I। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम t पर कुछ इस टाइप से है। मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर कुछ इस टाइप से है। क्या है, किसी टाइम t पर लेट एट t इक्वल टू t, कंडीशन क्या है, इस पे ऑलरेडी चार्ज आ चुका है q, और यहां पर चार्ज कितना है, माइनस q। यहां ऑलरेडी चार्ज जमा हो चुका है q, यहां पर ऑलरेडी चार्ज जमा हो चुका है q, और यहां पे है माइनस q। और यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा बताओ। अगर टाइम t पर चार्ज है q, तो टाइम t प्लस dt पर चार्ज क्या होगा, q प्लस dq, क्योंकि इसका चार्जिंग चल रहा है। तो क्या होगा, समझो एट t इक्वल टू t, अगर चार्ज है q, तो एट t इक्वल टू t प्लस dt चार्ज कितना हो जाएगा, q प्लस dq। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज चला जाएगा, यानी कि करंट जो डिफाइन करोगे वो क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज dq बाई dt, q2 माइनस q1 बाई t2 माइनस t1। जहां पे चार्ज बढ़ रहा होता है वहां dq बाई dt लेते हैं करंट, और जहां पे चार्ज घट रहा होता है वहां माइनस dq बाई dt लेते हैं। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। जब टाइम t पर चार्ज q था और टाइम t प्लस dt पे चार्ज क्या होगा, q प्लस dq होगा, जो भी है करंट होगा dq बाई dt, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया t इक्वल टू 0 पे, चार्जिंग हो रहा है। हमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हैं जब टाइम थी t, तो उस समय इंस्टेंटेनियस चार्ज था q, और उस समय जो करंट था, जो क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, वो था dq बाई dt। अब हम क्या करते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं। किरचॉफ लॉ वैलिड है, हम यहां से चलते हैं और इसमें घूम के यहीं पहुंच जाते हैं। हम यहां से स्टार्ट होते हैं और इसको घूम के यहीं पहुंच जाते हैं। तो हम यहां एक लूप लॉ लगाते हैं। हम यहां पे क्या लगाते हैं बताओ, किरचॉफ्स
किरचॉफ्स लूप लॉ एट t इक्वल टू टी, किसी टाइम t पर हमने लूप लॉ लगा दिया, हम इस यहां से स्टार्ट होते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और वहीं आ जाते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां क्या लिखेंगे प्लस ई, यहां से यहां क्या लिखेंगे माइनस आई आर, प्लस ई माइनस आई आर, यहां से यहां क्या लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, प्लस ई माइनस आई आर करंट के डायरेक्शन में और माइनस क्यू बाई सी प्लस से माइनस जा रहे हैं इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम यहां लिख देंगे हम ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर इंटू ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर इंटू आई का मतलब क्या है डी क्यू बाई डी टी। यहां से आएगा ई माइनस, यहां से आएगा डी क्यू बाय ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाय आर सी, डी क्यू बाय ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाय आर सी। इसको इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम था 0 करंट था, चार्ज था 0, जब टाइम था 0 चार्ज था 0, जब टाइम है t चार्ज कितना है q। इसका इंटीग्रल क्या होता है तुम जानते हो, माइनस एल एन ई सी माइनस क्यू, ई सी माइनस क्यू का होगा माइनस एल एन, 1 बाय एक्स का होता है एल एन एक्स, 1 बाय एक्स माइनस समथिंग का एल एन ऑफ दैट, ये हो जाएगा 0 टू क्यू इज इक्वल टू डी टी का हो जाएगा टी, टी बाय आर सी 0 टू टी। यहां पे आप देख सकते हैं माइनस को उस साइड लेके चले जाओ, ये है माइनस टी बाय आर सी, टी माइनस 0 माइनस टी बाय आर सी, ये क्या हो जाएगा बताओ लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू बाय लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू बाय लॉग ऑफ ई सी, मीन्स log of EC minus Q minus log of EC, log of A minus log of B, log of A by B, so that becomes equal to EC, log of EC minus Q by EC। अब यहां पे तुमको पता है ये log है टू द बेस E, ये log है टू द बेस E, तो तुम अगर इसका अगर बेस हटा दोगे, इस log को तुम क्या करोगे चेंज कर दोगे एक्सपोनेंशियल में, तो क्या आएगा यहां पे अगर तुम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर आ जाएगा ई सी माइनस क्यू बाय ई सी इज इक्वल टू, ये लॉग जब एक्सपोनेंट बनेगा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट, मैथ में पढ़े होगे। यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और अरेंज कर लो तो क्यू आएगा ई सी इंटू और सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। यह है चार्ज Q, यह C, यह V, CV, Q इज इक्वल टू CV, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये इसका एक्सप्रेशन है चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट किसी को? अब यहां देखो हम डायमेंशन में बताए हुए हैं, जब भी कोई चीज होता है इस तरह से x टू द पावर y, x को हो सकता है डायमेंशन हो सकता है डायमेंशन ना हो, x को हो सकता है डायमेंशन हो सकता है डायमेंशन ना हो, बट y हमेशा डायमेंशनलेस होता है। वेलोसिटी का स्क्वायर हो सकता है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो सकता है, बट 2 टू द पावर वेलोसिटी नहीं हो सकता है, नॉट डिफाइंड है। पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है। जो मैंने YouTube पे लेक्चर दिया हुआ है डायमेंशन का, यूनिट्स एंड डायमेंशन का, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन, सबका किस फंक्शन में उसके इनवर्स में कैसे कैसे चेंज होता है डायमेंशन, वो सब बताया हुआ है। ये जो पावर है, ये पावर एज ए होल डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये पावर एज ए होल डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो पावर है T बाय आर सी, T बाय आर सी मस्ट बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस।
इसका मतलब है ये टाइम है, तो R इंटू सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला T होना चाहिए। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। हम किस क्वांटिटी को, हम टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं आरसी। हम टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं आरसी। आरसी को हम क्या लिखते हैं, एक नया नाम देते हैं, टाउ। टाउ होता है टाइम कांस्टेंट। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, जिसको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में, जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं 1/रेट कांस्टेंट। और इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ये होता है 1/डीके कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये बहुत जगह आता है, ये एक्सप्रेशन बहुत जगह फिजिक्स में आता है। यहां चार्ज है, कहीं करंट होगा, कहीं वेलोसिटी होगा, v इक्वल टू वी नॉट टर्मिनल वेलोसिटी में, कहीं टेम्परेचर होगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, कहीं कुछ होगा, क्वांटिटी बदल जाएगा। यहाँ चार्ज है, कहीं करंट होगा, कहीं वोल्टेज होगा, कहीं ईएमएफ होगा, कहीं पे वेलोसिटी होगा, कहीं एक्सेलरेशन होगा। बट इस टाइप का इक्वेशन बहुत बार फिजिक्स में रिपीट होता है, ठीक है। आरसी होता है डायमेंशनल इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो आर इंटू सी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। अब समझो, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, कैपेसिटेंस का ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन बहुत छोटा होता है, टी होता है। तो मैंने उस यूनिट्स एंड डायमेंशन के उसमें लेक्चर में ये भी बताया हुआ है, लेक्चर 3 में, कितने ऐसे फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं जो है तो बने हुए कॉम्प्लेक्स चीजों के, जो बने हुए कॉम्प्लेक्स से, बट उनका कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी इंटू परमिटिविटी, ये दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर आपसे हम एक कॉम्बिनेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस बाय इंडक्टेंस, तो तुमको हर एक का डायमेंशन नहीं डालना है, तुमको कुछ कंबाइंड डायमेंशन याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज विच हुज कॉम्बिनेशन बिकॉज वेरी सिंपल क्वांटिटी, वो उसमें मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। आरसी होता है 1/इतना, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब यहां देखो, Q इज इक्वल टू CV। पहले हम क्या करते थे, सीधे लगते थे। पहले हम क्या किए थे, कैपेसिटर में एक कैपेसिटर लिया, इसको ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, कह दिया इसकी चार्जिंग कितनी हो गई, CV माइनस CV, ये चार्ज हो गया CV, सीधे जैसे कनेक्ट किया चार्ज हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, CV तो होगा चार्ज, C मतलब CV, चार्ज तो C ही होगा, बट इनफाइनाइट टाइम लेगा। क्यों लेगा, देखो इस एक्सप्रेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को, x इज इक्वल टू x नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। इसकी खासियत पहले देखो, एट t इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, किसी भी चीज पे पावर 0 1 होती है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, यानी Q कितना हो गया, 0। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, इस पे चार्ज कितना आएगा, देखो यहाँ t इज इक्वल टू 0 डाल दो। अगर यहाँ t इज इक्वल टू 0 दोगे तो e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब इसको डालोगे इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब है, e टू द पावर टाइम को डाल दो इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब है 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी, और 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी होगा इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी कितना हो गया, 0, ये टर्म कितना होगा, 0। t इज इक्वल टू 0 पे ये था 1, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, C। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। तो चार्ज फाइनली CV होगा, बट कितना टाइम लेगा,
इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। ये कितना लेता है टाइम? इनफाइनाइट टाइम लेता है। तो याद रखना, इस t इक्वल टू इन्फिनिटी को हम दूसरा नाम देते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट, या आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, या स्टेडी स्टेट। इसका मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ? देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये होगा चार्ज, ये होगा टाइम, और ये फाइनल वैल्यू है। कितनी वैल्यू है ये? और ये फाइनल वैल्यू है। इस वैल्यू का नाम है c। यहां तक इसको जाने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये कभी वहां तक पहुंचेगा नहीं, उसके नजदीक से नजदीक जाएगा बट कभी एक्चुअली पहुंच नहीं पाएगा। ये इसकी वैल्यू कहां होगी? इनफाइनाइट टाइम के बाद होगी, यानी ये एसिम्पटोट बनता है ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया चार्जिंग। तो यहां पे समझो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनीशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, डिफिनीशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाउ। इसके दो डिफिनीशन है। डिफिनीशन तो बहुत सारे हैं बट दो डिफिनीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहला है वो टाइम जिसमें 63% ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाए। लगभग 63% ऑफ तुम्हारा जो एम है, जो तुम्हारा प्रोसेस जिस काम को अचीव करना चाह रहा है, उसका 63% टास्क एकम्प्लिश हो जाए, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब पहला इसका डिफिनेशन देते हैं, टाइम टेकन टू एकम्प्लिश 63% ऑफ द टारगेट, 63% ऑफ द टारगेट। अब समझो इसका मतलब क्या होगा। Q इक्वल टू हो गया, अगर हम T इक्वल टू टाउ डाल दें, एट T इक्वल टू टाउ, हम T को क्या डाल दें? टाउ डाल दें। यानी ये तो माइनस टी बाय टाउ था ही, ये तो माइनस टी बाय टाउ था ही। T इक्वल टू टाउ डाल दें मतलब RC। तो उस समय ये पावर कितना हो जाएगा? e टू द पावर -1, बिकॉज RC बाय RC हो जाएगा 1। तो तुम्हारा चार्ज आएगा EC इंटू 1 माइनस e टू द पावर -1, दैट इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। ना 1 बाई ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है लगभग 2.7, ई होता है लगभग 2.7, 1 बाई ई होता है लगभग 0.37। यहां डाल दो 1 बाई 0.3, ये कितना बच जाएगा? 0.63, ये बच जाएगा 0.63 EC। देखो इसको अपना चार्ज कहां से ले जाना था? 0 से EC तक। इसको अपना चार्ज कहां से ले जाना था? 0 से लेकर EC तक। 0 से स्टार्ट होके और फाइनल इसका डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल इसका टारगेट क्या है? C। लेकिन ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद अपना 63% अचीव कर लेता है। यानी अगर हम यहां पे एक ऐसा लाइन खींचे, कौन सा लाइन? जो 0.63 CE हो, एक ऐसा लाइन खींचे जो 0.63, तो ये जो टाइम होगा ना, ये होगा टाउ RC के इक्वल। ये टाइम होगा 0.63 RC। दूसरा इसका डिफिनीशन है, और तुम t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और तुम t इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट उस फाइनल लाइन को, फाइनल चीज को जहां जाके मीट करेगा, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? समझो, अगर हम t इक्वल टू 0 पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये जो टेंजेंट है एट t इक्वल टू 0, ये उस टारगेट लाइन को, फाइनल लाइन को, फाइनल वैल्यू को अचीव करेगा कितने देर में, कितने टाइम में? टाउ में। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, सेकेंड टेंजेंट एट टी, क्या चीज? अच्छा कट रही, अच्छा ठीक। देखो सेकेंड इसका ये होता है, टेंजेंट एट t इक्वल टू 0 मीट्स
द फाइनल लाइन एट टी इक्वल टू टाउ। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें हो क्या रहा है, रेट ऑफ चार्जिंग जो है, जिस रेट से इसकी चार्जिंग हो रही है वो घटती जा रही है। पहले इसकी रेट ऑफ चार्जिंग क्या थी? बहुत ज्यादा थी। देखो पहले इसकी रेट ऑफ चार्जिंग मतलब क्या है? स्लोप। व्हाट इज द रेट ऑफ चार्जिंग? डी क्यू बाई डी टी। व्हाट इज द रेट ऑफ चार्जिंग? डी क्यू बाई डी टी। जिस रेट से चार्ज हो रहा है डी क्यू बाई डी टी। स्टार्टिंग में ये बहुत भूखा था, स्टार्टिंग में ये जो कैपेसिटर था अनचार्ज बहुत भूखा था, तो बहुत हाई रेट से वो चार्ज ले रहा था। तो स्टार्टिंग में डी क्यू बाई डी टी मतलब ये स्लोप बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ता जा रहा है इसका डी क्यू बाई डी टी भी घटता जा रहा है। यही कारण है कि ये अपने आप को कभी अटेन नहीं कर पाता है। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये अपने मंजिल के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे ये अपने चलने के रेट को भी घटाता जा रहा है। जैसे जैसे अगर मुझे यहां से चल के उस दीवार तक जाना है और माई रेट, माई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग डिस्टेंस, माई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग डिस्टेंस, तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि जब मेरा दूरी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत तेज चल रहा हूं, और जैसे जैसे मैं अपने मंजिल के पास पहुंच रहा हूं मैं अपने स्पीड को भी स्लो कर रहा हूं, बिकॉज माई वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग डिस्टेंस, तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो हुआ क्या कि शुरू में इसकी चार्जिंग बहुत फास्ट रेट से हुई क्योंकि इसके पास कोई चार्ज था नहीं, बट जैसे जैसे इसके पास चार्ज आता गया वैसे वैसे इसके चार्जिंग का रेट घटता गया, इसीलिए ये कभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब इसका बहुत कम बचेगा, 1% चार्ज बचेगा, या जब ये 99% चार्ज अचीव कर चुका होगा, उस समय इसका रेट बहुत 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 कम होगा, तो वो लास्ट 1% भी अचीव करने में इसको इन्फिनिट टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में जो रेट था उसको मेंटेन रखो, उसको घटने नहीं दो, t इक्वल टू 0 पे वो जिस रेट से चार्ज हो रहा था अगर तुम उसको घटने ना दो, उसको मेंटेन रखो, तो ये प्रोसेस एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। देखो यहां पे जो इसका रेट था, ये जो इसका रेट है स्टार्टिंग में ज्यादा है और रेट धीरे धीरे रेट ऑफ चार्जिंग घट रहा है। अगर तुम रेट ऑफ चार्जिंग को जो स्टार्टिंग में था उसको मेंटेन रखो, उसी रेट से इसको चार्ज करते रहो, तो ये पूरा प्रोसेस एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको डिराइव कैसे करेंगे? यही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको टाइम कांस्टेंट, यानी तुम दो सर्किट को देख के बता सकते हो कि किसका टाइम कांस्टेंट कम है, किसका ज्यादा है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, इन दोनों में से सर्किट 1 सर्किट 2, पहले वाले का टाइम कांस्टेंट कम, पहले वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये अपने डेस्टिनेशन को यहां मिल रहा है। दूसरे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये अपने डेस्टिनेशन को यहां मिल रहा है। ये ज्यादा है ना? सेकेंड वाले का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। अब तुमसे पूछेगा अगर R1 ग्रेटर देन R2 है या R1 इक्वल टू R2 है, तो C1 C2 कंपेयर करो, यानी R2 C2 इज ग्रेटर देन R1 C1। ठीक है, इस डायग्राम को देख के तुम बता सकते हो किसका रेट कांस्टेंट या किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, किसका कम है। यही इक्वेशन LR सर्किट में आएगा दोबारा, इंडक्टर रेसिस्टर सर्किट। सिर्फ यहां फर्क ये होगा, इसकी जगह हो जाएगा करंट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, और यहां आरसी के बदले हो जाएगा L/R। यही कोई चीज दोबारा आएगा न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डीके, वहां फिर से आएगा यही क्वेश्चन, यही इक्वेशन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, यही इक्वेशन, यही ग्राफ आता है टर्मिनल वेलोसिटी में, जब स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं विस्कोसिटी में। तो ग्राफ कई बार आएगा, बट नेचर एनालिसिस कॉमन है सब में। सो देखो, तो तुम्हारा ये है, देखो Q इक्वल टू Q0 इस तरह से था। देखो हम इसको फिर से एक बार ये कर रहे हैं,
एट द एंड ऑफ द डे तुमको हम बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स बताएंगे, ये सब बताएंगे, लेकिन ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में से है आईआईटी के, सीधे नंबर आता है, ठीक है। सो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम, ये हमारा था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, है ना, ये हमारा था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। थ्रू ए रेसिस्टर, हमने क्या देखा, Q इज इक्वल टू CV, CE ले रहे हैं तुम CV भी ले सकते हो, Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ इज ए कांस्टेंट वेयर टाउ इज इक्वल टू RC, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम्हारा चार्ज आ जाएगा तुमको फंक्शन ऑफ टाइम, तुम टाइम के साथ चार्ज निकाल सकते हो। तुम देख चुके हो t इक्वल टू 0 पे चार्ज था 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज होगा CV। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू फुल्ली चार्ज ए कैपेसिटर, एक बार जब तुम्हारे पास चार्ज आ गया, इसको RC ही लिख दो। जब तुम्हारे पास चार्ज चलाया एज फंक्शन ऑफ टाइम, तुम किसी भी टाइम में निकाल सकते हो। किसी भी टाइम का मतलब ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट का मतलब है विथ टाइम, स्टेडी का मतलब है आफ्टर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम स्टेडी स्टेट, 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई टाइम ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट का मतलब है जब वो ट्रांजिशन में है, जब वो अपने आप को बदल रहा है। स्टेडी का मतलब क्या है, वो उसको जो बदलना था बदल चुका है, दैट इज फिक्स्ड। अब सोचो अगर तुम्हारे पास चार्ज पता है तुमको फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम और क्या क्या निकाल सकते हो। तुम सबसे पहले निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सर्किट इस टाइप से था। किस टाइप से था तुम्हारा सर्किट? इस टाइप से था। ये तुम्हारा सर्किट था, इसकी चार्जिंग चल रही थी, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ पे कोई करंट है I, यहाँ रेजिस्टेंस R, यहाँ EMF है, ठीक है ना। तुम्हारा ये चार्ज और ये करंट, चार्ज तुमने फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, तुमने निकाल लिया किसी टाइम t पर यहाँ चार्ज कितना होगा। सेकेंड थिंग, करंट निकालते हैं। करंट क्या होगा? dq बाई dt। करंट क्या होगा? dq बाई dt, रेट ऑफ चार्जिंग, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है तो प्लस dq बाई dt, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज। और डिस्चार्जिंग का लेंगे तो रेट ऑफ dq माइनस dq बाई dt होगा। यहाँ चार्ज होगा, टाइम t पर चार्ज था q, टाइम t प्लस dt पे चार्ज हो जाएगा q प्लस dq। तो I जो है, I क्या है? रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। यहाँ जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला टर्म, इसको अगर ब्रैकेट में तुम देखो, इसको तो बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस को छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस t बाई आर सी इंटू इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा माइनस 1 बाई आर सी। समझ रहे हो? पहले इसको इसी के पावर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको किसके साथ? टाइम के साथ। तो यहां से आएगा I इज इक्वल टू, देखो ये C और ये C कट गया, E बाई आर, e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर माइनस t बाई आर सी। यहां देखो अब क्या हो रहा है, एट t इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं, देखो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट क्लोज करने के बाद t इज इक्वल टू 0 प्लस, करंट कितना है बताओ? E बाई आर। करंट कितना है? E बाई आर। और एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट, I कितना हो जाएगा? ये हो गया e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स 0, ठीक है। तो यहां पे कुछ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? ये देखो, ये करंट वर्सेस टाइम, या यूं कहो कि तुमने जो पहला ग्राफ निकाला था चार्ज का, उसका स्लोप ये है। ये बेसिकली क्या है? पहले ग्राफ का स्लोप है, जो तुमने देखा था स्टार्टिंग बहुत ज्यादा था और बाद में घट रहा था, वही हो रहा है। पहला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तुम्हारा ग्राफ था ये वाला, इसका अगर तुम स्लोप देखोगे ना, QT ग्राफ का, QT ग्राफ का स्लोप बताएगा
IT ग्राफ, QT ग्राफ का स्लोप होता है I। ये क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे था E बाय आर, कितना था, t इक्वल टू 0 पर ये था E बाय आर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये कितना बन जाएगा, 0। ये कभी 0 तक जाएगा नहीं, 0 को टेंड भले करेगा, कभी जाएगा नहीं 0 तक। इट विल नेवर टच दिस लाइन, अप्रोच दिस लाइन एज क्लोज एज पॉसिबल। तो पहली बार तो t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट कितना है, E बाय आर। t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट कितना है, E बाय आर। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना है, 0। इसको बोलते हैं डीके फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डीके फंक्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डीके, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो करंट फाइनली क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, ये हो गया 0। अब समझो इस बात को, t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट कितना है, E बाय आर। t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट क्या आ रहा है, इक्वेशन में दो, t इक्वल टू 0 E बाय आर। अगर हम इस सर्किट में कैपेसिटर को वायर बना दें, अगर हम कैपेसिटर को वायर बना दें तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो उसमें करंट क्या होता है, अगर कैपेसिटर की जगह वायर दे दे तो करंट कितना होगा बताओ, और हम यहाँ कैपेसिटर की जगह वायर दे दें तो करंट क्या होता, E बाय आर होता ना। इसका मतलब है t इक्वल टू 0 प्लस पे जब ये अनचार्ज है, दिस बिहेव्स लाइक, दिस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। देखो, अगर यहां पे कैपेसिटर जगह एक वायर डाल दें, कंडक्टिंग वायर, तो करंट कितना होता है, E बाय आर, वही तो है ना। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट। at t इक्वल टू इंफिनिटी, at t इक्वल टू इंफिनिटी, जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, तब ये कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, करंट 0 है, करंट 0 इसका मतलब दिस बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। समझ रहे हो, t इक्वल टू 0 प्लस t इक्वल टू 0 देने पे करंट E बाय आर आ रहा है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी देने पे 0 आ रहा है, यानी t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है, जैसा एक शॉर्ट वायर का होता है, ये पूरा करंट खींच रहा है, सारे चार्ज को अलाउ कर रहा है। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें करंट कितना है, 0। ये रास्ता एक तरह से तोड़ दिया, इसने इस रास्ते में गैप क्रिएट कर दिया, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यहां से तुमको ये मिलता है, समझो क्या, जब भी तुमको किसी भी क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट पूछता है, तो याद रखना सारे कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे, सारे कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएंगे, शॉर्ट बन जाएंगे। सो एट इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट, in any circuit containing many capacitors and resistors at t equal to 0 plus, just after connecting those circuit parts, at t equal to 0 plus replace all capacitors by short, and at t equal to infinity replace all capacitors by open circuit। and find current। तो याद रखना t इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद और लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट में कैपेसिटर है ही नहीं। t इक्वल टू 0 प्लस यानी स्विच को जस्ट क्लोज करने के बाद और क्लोज करने के इनफाइनाइट टाइम के बाद कहीं कैपेसिटर है ही नहीं, सिर्फ दो ही चीज है, या तो बैटरी है या फिर रेसिस्टर है।
यानी कि जो भी कैपेसिटर है वो t इक्वल टू 0 प्लस के बाद सब का सब वायर की तरह बिहेव करेगा, और इन्फिनिटी में सब का सब ओपन बिहेव करेगा, कुछ बचेगा नहीं। तो तुमको यही करना है। इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे, इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे अभी, ठीक है। तो याद रखना बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर at t is equal to 0 plus and t is equal to infinity steady state. T is equal to infinity means steady state. अब समझो यहां भी अगर तुम इसको t is equal to 0 पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये कहां मिलेगा? इसको टाउ पे मिलेगा। कहां मिलेगा? टाउ पे। t is equal to 0 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे टॉप में। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? प्रूफ देखो, हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये बताओ ये tan थीटा कितना हो जाएगा? क्या ये tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू, क्या ये tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू, क्या हम कह सकते हैं दैट दिस tan थीटा इज इक्वल टू dq by dt एट t इज इक्वल टू 0? क्या ये tan थीटा स्लोप जो होगा वो होगा dq by dt एट t इज इक्वल टू 0? बिल्कुल होगा। ये बताओ dq by dt यानी करंट, dq by dt यानी करंट एट t इक्वल टू 0 कितना है बताओ? dq by dt यानी कि करंट की वैल्यू कब? t इक्वल टू 0 पे कितनी है? e by r। ये कितना हो जाएगा? e by r। यानी tan थीटा किसके इक्वल है? इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 0 पे जो करंट था, बताओ t इक्वल टू 0 पे करंट क्या था? स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 0 जो कि था e by r। लेकिन हम तुमको क्या बोल रहे हैं? लेकिन तुमको पता है, तुम ये डिस्टेंस नहीं जानते हो। ये टेंजेंट, वो टेंजेंट जो है tan थीटा तो तुमने निकाल लिया, tan थीटा तुमने निकाल लिया। कैसे निकाला? dq by dt एट t इक्वल टू 0। तुमको ये निकालना है, तुमको ये हाइट पता है cv। तो इस tan थीटा को तुम क्या लिखोगे बताओ? तुम इस tan थीटा को क्या लिखोगे? ce बाय EC बाय ये डेल्टा टी मान लो। डेल्टा टी क्या है? वो टाइम जहां पे ये टेंजेंट इस EC लाइन को मीट कर रहा था, मान लो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? EC बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, EC बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हम नहीं जानते हैं, तो जरा देखो डेल्टा टी क्या निकलेगा। ये और ये तो कट गया, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी वुड बिकम RC। यही है ना, उसी को टाइम कांस्टेंट हम बोल रहे हैं। इसके डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा गया है आईटी में, इसके डिफिनीशन से आईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ लो इस बात को। और एक बार और बता देता हूं, एक जगह नहीं, कुल मिला के लगभग 8 जगह मैं नाम के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की चीजों को मिला दूं तो 20-25 जगह इसका यूज होता है। एक ही एनालिसिस है, सब जगह एप्लीकेबल होता है। ये बेसिक मैथ का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। फिजिक्स में सबसे बड़ा फंक्शन जो सबसे ज्यादा बार यूज होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये होता है RC। तो यहां भी ये कहां मिलेगा? RC पे जाके मिलेगा। ये बताओ ये जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ कितना आएगा इसमें? फाइनाइट या इनफाइनाइट? पहले ये बताओ, इस ग्राफ के अंदर एरिया 0 से इनफाइनाइट तक फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? ये एरिया अंडर ग्राफ आएगा CV। एरिया अंडर चार्ज टाइम करंट टाइम ग्राफ देता है चार्ज। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या देता है? चार्ज देता है। क्यों देता है? डायमेंशनली I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। एरिया मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एरिया या इंटीग्रेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, स्लोप या डिफरेंशिएशन मीन्स डिवीजन। ये है करंट बाय टाइम, ये है करंट बाय सॉरी ये है इसका स्लोप क्या देता? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देता। बट इसका जो एरिया होगा वो देगा चार्ज। और टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है? CV। शुरू में चार्ज क्या था उसके ऊपर? 0। इनफाइनाइट टाइम बाद क्या है चार्ज? C।
इनफाइनाइट चार्ज के बाद कितना है सी। ये एरिया क्या निकलना चाहिए सी। तुमको मैं इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, अभी तो सिर्फ हम बिना डिराइव किए बता रहे हैं। सी एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा सी। ठीक है, अब समझो, अभी हम इस पे आएंगे क्वेश्चन में। क्या चीज फाइनाइट क्यों होगा सर, कभी मीट करेगा ही नहीं। ऐसा है क्या? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 प्लस इनफाइनाइट टर्म कितना होता है? क्यों होता है? समझ गया सर। समझ गया ना? ठीक है, चलो अभी बता रहा हूँ क्यों होगा। अब देखो, इस पे हम अभी आएंगे, क्वेश्चन लेंगे। t = 0+ स्विच क्लोज करते ही एक भूखा कैपेसिटर पूरा का पूरा भोजन लेता है, यानी वो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, उस पाथ का रेजिस्टेंस 0 होता है। इनफाइनाइट टाइम पे उसका पेट भर चुका है, वो लेने से मना कर देता है, रेजिस्टेंस क्या होता है उस पाथ का? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, हम इसको यूज करेंगे। वैसे सब कुछ हमारे नोट्स में है। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी तो हम बेसिक चीज ही खाली बता रहे हैं। ठीक है, -u/r। ठीक है, चलो अब देखो, जब तुम किसी चीज का चार्जिंग कर रहे थे, जब तुम किसी चीज का, अच्छा एक और चीज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ के कुछ फंक्शंस याद कर लो, समझ लो क्या क्या होते हैं। एक होता है इफ e⁻x = y। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ln y to the base e = x। ln, इसको बोलते हैं ln y। एग्रीड? दूसरा e⁻ ln x होगा x, e⁻ ln x होता है x। तीसरा ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 और ln 10 की वैल्यू होती है 2.303। ठीक है, उसके बाद ln का ये हो गया। उसके बाद इसमें एक और चीज है, वो ये है एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी कि देखो, अभी तुमने क्या देखा था कि जो करंट होता है वो इस तरह से होता है। जो करंट होता है ये होता है E/R e⁻ -t/RC, ये होता है ना, ये निकला था करंट t = 0 पे कुछ। यस सर। अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? करंट और टाइम का एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर लोगे और करंट नापोगे, एमीटर में करंट नापोगे, तो तुम एक टेबल बनाओगे। तो जब तुम टेबल बनाओगे तो इस तरह से करोगे। क्या करोगे? तुम बोलोगे मान लेते हैं ये करंट है, ये टाइम है। तुम 10-5 रीडिंग लोगे, तुम लोगे अच्छा जब टाइम ये था 0+ पे करंट ये था, उसके बाद करंट ये है, उसके बाद करंट ये है, उसके बाद करंट ये है। ठीक है ना? अब तुम इसकी ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हो। समझना, मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ साइंस की। तुम इसकी ग्राफ प्लॉट करना, तुमने एक टेबल बनाया, टेबल में एक कॉलम में करंट लिखा, एक कॉलम में टाइम लिखा, अलग अलग टाइम पे तुमने अलग अलग करंट नोट कर लिया, इसको तुमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया। कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स तुमने लिए 1 2 3 4, अब तुम इसको प्लॉट करना चाह रहे हो। अब मुझसे कहा जाएगा इन पॉइंट्स को जोड़ो, मैं ऐसे जोड़ूंगा। कैसे? तुमसे कहा जाएगा तुम इसको ऐसे जोड़ोगे। कैसे? ऐसे जोड़ दोगे। कोई और क्या करेगा? इसको ऐसे जोड़ देगा। कहने का मतलब है तुमको 2 पॉइंट भले ही पता है 1 2 3 4, बट उस एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक का जर्नी जो है ना, कर्व जो है ना, वो मेरा और तुम्हारा वेरी करेगा, हमेशा वेरी करेगा।
क्योंकि हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गेस कर रहे हैं, बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये पता है ये पता है, बीच का कुछ नहीं पता है, हम बीच का गेस कर रहे हैं। ये हमेशा गलत ग्राफ देता है, ये हमेशा गलत ग्राफ देता है। इसीलिए जब भी कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, पावर फंक्शन, हम ये ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। जैसे लॉग लेते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है 2 पॉइंट सही से निकाल लो, एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट होता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये ग्राफ नहीं करते, हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं हम इसको, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो क्या लिखेंगे, ln i ln i इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, इसको लिख सकते हो -1 बाय आर सी इंटू टी प्लस ln e बाय आर। सही है। यस सर। अब अगर हम ln i ln i और t का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, अब अगर हम ये करें कि हम ln i यहां ले लें, y की जगह क्या ले लें, log ऑफ i, यहां क्या ले लें, t, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y ln i एज ए होल ln ऑफ लॉगरिथम ऑफ करंट, इसको हम बोल रहे हैं y पे, t है टाइम पे, x पे, ये हो गया स्लोप -1 बाय आर सी जो कि नेगेटिव है, और ये हो गया इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट e बाय आर। तो यहां पे ग्राफ इस तरह बनेगा। कैसा बनेगा देखो, अब तुमको क्या करना है, खाली तुम 2 पॉइंट सही सही लिख दो, इसके सारे पॉइंट तुमको सही सही आ जाएंगे। बल्कि अगर तुम 3 पॉइंट ले लो और तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर जाएं, तो तुम इस बात के लिए एश्योर्ड भी हो कि तुम्हारा ग्राफ सही है। ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में 2 चीजें हैं, एक ये वैल्यू जो इंटरसेप्ट है, ये कितना है, ln e बाय आर, और एक इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप तो नेगेटिव होगा बट स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा 1 बाय आर सी। यानी अगर मैं तुमसे ऐसा करूं, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, ये मेरे पास 2 ग्राफ है, मैंने 3 सर्किट लिया, 3 सर्किट हैं, मैंने 3 सर्किट लिए हैं, अलग अलग बैटरी, अलग अलग कैपेसिटेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस। एक का ग्राफ ऐसा है, दूसरे का ग्राफ ऐसा है, और तीसरे का ग्राफ चलो ऐसा है। ये 3 ग्राफ है, ln i वर्सेस t का। तुमको कंपेयर करना है, हाँ तुमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, तुमको कंपेयर करना है इनकी ईएमएफ, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ईएमएफ, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये बताओ क्या हम लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड वाइज इसकी स्लोप बहुत कम है, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, तो क्या हम लिख सकते हैं R3C3 इज लेस देन R2C2 इज लेस देन R1C1, क्योंकि मैग्नीट्यूड और स्लोप होता है tan थीटा, नेगेटिव साइन तो है ही, इसकी स्लोप सबसे कम है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा है, तो क्या लिख देंगे R3C3, और स्लोप क्या देता है RC, नो सॉरी स्लोप देता है 1 बाय RC ना, 1 बाय RC, तो उल्टा हो जाएगा। सही है जी, उल्टा हो जाएगा। हाँ, स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2, स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1 इसका ज्यादा है, उसके इसका, उसके इसका, तो RC हो जाएगा उल्टा। अब देखो E बाय आर, ln E बाय आर, ln तो सब में है, E बाय आर, तो क्या लिख देंगे बताओ, सबसे ऊपर ये है, उसके नीचे ये है, तो क्या लिख देंगे E3 बाय R3, इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा 3 का है, इज ग्रेटर देन E2 बाय R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1।
इंटरसेप्ट सेम है ना? Yes, sir. ठीक। अब मान लो मैं कह देता हूँ सब में ईएमएफ सेम है, ये तो हम कह रहे हैं। अब मान लो कहते हैं सब में ईएमएफ सेम है, सपोज सब में ईएमएफ सेम है, तो आ गया R3 इज R2 और R1 बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, R3 जो है वो सबसे छोटा है और R2 और R1 बराबर है। अगर हम कह दें कि ईएमएफ सबकी सेम है, एक क्वेश्चन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये ग्राफ समझ लेना है, ठीक है। तो अगर हम कह देते हैं ईएमएफ सबकी सेम है, R3 सबसे 1 बाय जो है रेसिप्रोकल सबसे बड़ा है इसका मतलब ये सबसे छोटा है। अब देखो ये निकल गया, अब C का बताओ। अब यहां बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, R2 R1 सेम है, यानी C2 ग्रेटर देन C1 है। इसका मतलब R2 R1 कट जाएगा तो C2 ग्रेटर देन C1। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, R2 बड़ा है, C3 greater than C2. C3 ग्रेटर देन C2, बिल्कुल C3, बिकॉज R2 बड़ा है लेकिन R2 को मल्टीप्लाई करने पे छोटा हो जा रहा है, ये बहुत छोटा रहा होगा ना, C2 बहुत छोटा रहा होगा। खैर जो भी है, तुमको क्वेश्चन आएगा, लॉग रहेगा। अब समझो यही लॉग हम क्या करते हैं, पीएच स्केल, एसिड और बेस को जब नापते हो पीएच स्केल पे, वो लॉग स्केल होता है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या होता है, जिससे अर्थक्वेक को नापते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसीलिए वहां लॉग लिया जाता है। डेसिबल स्केल, जो साउंड को हम साउंड की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, लाउडनेस, उसको बोलते हैं डेसिबल स्केल, वो भी लॉगरिथमिक फंक्शन है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल होता है। जब हम C14 डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का जो यूज करके हम किसी फॉसिल फ्यूल का एज निकालते हैं, वहां भी हम लॉग लेते हैं। कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो ये मत समझना कि अगर अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पे नापा गया 7 और नापा गया 8, तो एक का फर्क नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक का फर्क हो सकता है 10 गुने का फर्क हो, एक का फर्क हो सकता है 10 टाइम्स का फर्क हो। सो 8 और 9 में हो सकता है डबल का फर्क हो, ट्रिपल का फर्क, 10 टाइम्स का फर्क, उसके बेस पे डिपेंड करता है, वो हम बाद में बताएंगे, अभी ये सब नहीं, ठीक है। तो ये जो है लॉगरिथमिक स्केल, हम लॉग ले सकते हैं, लॉग से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इसको थोड़ा याद रखना, एक बात और याद रखना, यहां एक होता है हाफ लाइफ। क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। ऐसे फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इक्वल टाइम इक्वल परसेंटेज चेंज। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ऐसे फंक्शंस की खास प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल फ्रैक्शनल चेंज। मतलब अगर ये 100 था, मान लो 100 एम्पियर करंट था, T इक्वल टू 0 पे 100 एम्पियर या कोई भी चीज 100 था, और समझो कि 10 सेकेंड के बाद या किसी भी टाइम के बाद ये रह गया, दिस बिकम्स 80 एम्पियर। कितने का चेंज है, कितने का चेंज आया यहां से हमें, 20% घट गया, 20% घट गया या 80% बच गया। तो अगले 10 सेकेंड के बाद इक्वल अमाउंट नहीं, इक्वल परसेंटेज चेंज, इक्वल फ्रैक्शनल चेंज होगा। यानी अगर इसका 80% यहां बचा था और इस उसी टाइम इंटरवल में फिर इसका 80% बचेगा, 64 बचेगा। अगर ये अपना 20% घटाया या 80% बचा, एक पर्टिकुलर टाइम बाद 80% बचा, अगले टाइम बाद फिर उसका 80% ही बचेगा, और उसके अगले के बाद ये 0.8 टाइम्स ऑफ 64 बचेगा। उसके बाद उसी 10 सेकेंड के बाद इक्वल टाइम इक्वल परसेंटेज चेंज, नॉट इक्वल चेंज, इक्वल परसेंटेज चेंज, ठीक। बिकॉज दिस I फाइनल बाय I इनिशियल,
दिस आई फाइनल बाय आई इनिशियल डिपेंड्स ओनली ऑन दिस डेल्टा टी। आई फाइनल बाय आई इनिशियल का जो रेशियो होगा ना, वो सिर्फ डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक स्पेशल केस है। यहां तो क्या हो रहा था, 80% घट रहा था तो 20% मतलब 80% बच रहा था, 20% घट रहा था। हाफ लाइफ एक होता है, क्या होता है हाफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, जितना बचा उतना ही घटा, जितना घटा उतना बचा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ में क्या होता है समझो, इसी का एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो ये 32 एम्पियर था, t इक्वल टू 0 पर ये कितना था, 32 एम्पियर करंट था। कुछ टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद मान लो ये कितना बच गया, 16 एम्पियर, आधा हो गया, आधा खत्म हो गया, आधा बच गया। अगले 10 के बाद ये रह जाएगा 8 एम्पियर, अगले 10 के बाद 4 एम्पियर, अगले 10 के बाद 2 एम्पियर, अगले 10 के बाद 1 एम्पियर, अगले 10 के बाद 0.5 एम्पियर, अगले 10 के बाद 0.25 एम्पियर। कितने 10 के बाद, कितने 10 सेकंड के बाद ये जीरो होगा, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको, इस 10 सेकंड को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक, तो हाफ लाइफ को कैसे निकालते हैं समझ लो, हाफ लाइफ को कैसे निकालते हैं। तो हाफ लाइफ को, और ये हर फ्रैक्शन के लिए वैलिड होता है। 1/3 होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, तो जो अभी स्टार्ट है उसका फिर उतना ही टाइम बाद फिर उसका 1/3 हो जाएगा। फिर उस मोमेंट कहीं भी स्टार्ट करो, उसके उतने टाइम के बाद उस इनिशियल का 1/3 होता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो, क्या बताना चाह रहा था, चलो देखो, हमने पहले निकाला Q इक्वल टू CV C 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/RC, ये हमने पहला इक्वेशन निकाला। दूसरा निकाला I, कितना था dq/dt, ये आ गया हमको e/r e टू द पावर माइनस t/RC। तीसरा, हम सब कुछ निकालना चाहते हैं। देखो हम ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं निकालना, हम सब कुछ निकालना है। ये है किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बोर्ड छोटा पड़ जाता है। देखो हम ये जानना चाहते हैं, ये निकल गया, हम ये जानना चाहते हैं पावर, ये काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेसिस्टर अक्रॉस फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक काम, पहले निकालते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम आफ्टर विच, time after which 50% task completed, 50% remaining। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या करो यहां पे, अगर यहां चाहते हो, तुमको कहां से कहां जाना था, 0 से C, यहां पे तुम्हारा एम क्या था, 0 से स्टार्ट होके C तक, तो तुम चाहते हो किस टाइम में चार्ज कितना हो जाएगा, C/2। या यहाँ पे तुम्हारा जो है करंट डीके कर रहा है, कहां से, E/R से, कहां 0, तो तुमको कहां से जाना है, E/R से E/2R। तो तुम यहां पे क्या करो, Q की वैल्यू लिख दो CE/2 और I की वैल्यू लिख दो हाफ ऑफ E/R, दोनों से वही आएगा हाफ लाइफ में। यहां डाल दो, यहां तुम डालोगे CE/2, कितने टाइम के बाद चार्ज जितना होना चाहिए 0 से वहां, उसका हाफ बचेगा। तो ये आ जाएगा CE/2 इज इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/RC। ये और ये कट गया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू हाफ, सॉरी e टू द पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हाफ। इसका रेसिप्रोकल लेके लॉग ले लो, आ जाएगा
e to the power t by rc is equal to 2, t by rc is equal to ln2. सो t कितना हो जाएगा बताओ, rc ln2, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी कि ये चीज t इक्वल टू 0 पे क्या थी, e बाय आर। t एक हाफ लाइफ बाद कितना बच जाएगा, e बाय 2r, 2 के बाद e बाय 4r। बिकॉज तुम याद रखना e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी कितना है, हाफ है, इसकी वैल्यू हाफ है। तो हर इस इंटरवल के बाद ये हाफ हाफ बनता जाएगा, हर सेम इंटरवल के बाद ये क्वांटिटी हाफ हाफ बनता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां देखो, हम जानना चाहते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो कितना लिखोगे, आई आर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर आई इंटू आर। आई इंटू आर का मतलब आई तो तुम जानते हो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ई इंटू आई इंटू आर मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से। ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। ये कैसा है फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। ये ग्रोथ फंक्शन, डीके फंक्शन, जहां 1 माइनस समथिंग हो ग्रोथ, जहां सिर्फ पावर हो वहां डीके। तो हम जानना चाहते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, कितना आएगा, Q एज फंक्शन ऑफ टाइम बाय C। किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, Q बाय C। Q इक्वल टू C भी होता है, Q बाय C करो, Q को C से डिवाइड करो, कितना आएगा, E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तुम देख सकते हो, अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो E आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ रहा है, समझ लो। इसको इसको जोड़ दो, तुम क्या देख रहे हो, V एज वी आर प्लस VC, वी आर एज फंक्शन ऑफ T, दिस क्वांटिटी, प्लस VC एज फंक्शन ऑफ T इज इक्वल टू E एंड दैट इज कांस्टेंट। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमको यहां मिल रहा है प्लस E, उतने ड्रॉप इन दोनों में कंबाइंड मिलेगा। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां राइज हो रहे हो, उतना ही ड्रॉप यहां और यहां मिलके हो रहा है। लेकिन एक फर्क है, T इक्वल टू 0 पे, 0 प्लस पे ये होता है E के इक्वल, ये होता है 0 के इक्वल। देखो करके, T इक्वल टू 0 प्लस पे, T इक्वल टू 0 प्लस पे सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा। देखो T इक्वल टू 0 प्लस पे जो है VC जो है आएगा 0। यहां चार्ज था ही नहीं तो ये क्या ड्रॉप देगा, और यहां करंट बहुत हाई था, करंट से बहुत हाई होता, सारा ड्रॉप यहां था। बट धीरे धीरे क्या होगा, रोल इंटरचेंज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रोल इंटरचेंज होगा। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये अपने आप में ड्रॉप को घटाता जाएगा और ये अपने ऊपर चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाएगा। और फाइनली एट T इक्वल टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा E। T इक्वल टू इंफिनिटी पे धीरे धीरे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस E मेंटेन करना है यहां से यहां तक, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक मेंटेन करना है E, उसमें इनिशियल पूरा काम कौन कर रहा था, रेजिस्टर। ये कुछ नहीं कर पा रहा, बट धीरे धीरे रेजिस्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटर को दे दी और खुद 0 कर लिया, और फाइनली पूरा का पूरा पोटेंशियल किस पे आ जाएगा, कैपेसिटर पे। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस, तुमसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड टाइम आफ्टर विच voltage across capacitor is 2 times of or 3 times of voltage across resistor। illustration, कितने टाइम के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का 3 टाइम्स होगा। तो क्या करोगे तुम, यहां लिखोगे VC, कहां लिखोगे, VC को यहां लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख दोगे, E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये होगा ना, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, तो ये देखो e से e तो कट गया, तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी से लिखते हो 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। 1 इज इक्वल टू माइनस उधर चला गया प्लस 4 टाइम्स e टू माइनस टी बाई आर सी, सो e टू द पावर t बाई आर सी इज इक्वल टू 4। e to the power t by rc is equal to 4, so t by rc is equal to ln 4, t by rc is equal to ln 4, agreed। ln 4 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होगी, क्यों नहीं दी होगी, तुमको ln 2 का वैल्यू पता है, ये हो गया 2 ln 2, ये कितना हो गया, तो टाइम कितना हो जाए बताओ, rc ln 1.4 times of RC. क्या क्या, Sir, हाँ लगभग 1.4 times. ठीक 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 लगभग। और आईटी में एक बात याद रखना, मैं प्रूव कर दूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा मस्त डेटा दिया होता है, इवन इरोडोम में भी है, कि तुमको लगेगा कि कैलकुलेट नहीं हो सकता है, बट ध्यान से सोचोगे तो इतना बढ़िया रिजल्ट निकलता है कि पूछो मत। आईटी ने एक बार पूछा था, उसमें क्वेश्चन में आया था e टू द पावर माइनस 2.08, हाँ ये आके यहां आके बात फंस गई थी। तो अगर तुम ध्यान देखो, ये है e टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.693 लगभग है क्या, इंटीजर टाइप में है, तो Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय e टू द पावर 3 ln 2 होगी, 1 बाय e टू द पावर ln 8, 1 बाय 8। आंसर था 1 बाय n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, आंसर था 1 बाय n, फाइंड वैल्यू ऑफ n 8। तो यहां आके तुम ये मत सोचना कि नहीं बनेगा, 0.693 से जरूर कहीं ना रिलेशन होगा, देख लेना, हमेशा हमेशा रहता है, ठीक है। तुमने वी आर निकाल लिया, वी सी, तुमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी टाइम पर ये किरचॉफ लॉ को फॉलो कर रहा है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द लूप इज 0, है ना, प्लस ई, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ठीक, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। तुमसे पूछेंगे कब ये दोनों इक्वल होगा, कब वी आर इक्वल टू वी सी होगा, हाफ लाइफ पे, जब हाफ लाइफ आएगा ना e टू द पावर माइनस टी बाई आर, जब e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी कितना होगा 1/2, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, होगा ना। Yes, sir. अब देखो, अभी तक तुमने जितने भी फंक्शन देखे हैं, वो सारे फंक्शन जो हैं, वो जो तुमने अब तक जो फंक्शन देखे हैं, जो हमने लिखे हैं, वो या तो ग्रो कर रहे थे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थे, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल। लेकिन एक फंक्शन आता है जो ऐसा नहीं करता है, वो क्या होता है वो देखो, एक दो फंक्शन है ऐसा। पहला, हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करना चाहते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर कंजर्व कर रहे हैं। देखो, पावर एट ए पॉइंट, पावर एट ए टाइम टी, जो भी चौथा पांचवा, ये बताओ पावर डिलीवर्ड बाय द सेल कितना होगा, ईएमएफ इनटू करंट बताए हुए हैं। अगर किसी मोमेंट पे करंट फ्लो कर रहा है आई, इसकी ईएमएफ है ई, तो तुम ये जानते हो कि ये पावर डिलीवर्ड सेल होता है, वो होता है ईएमएफ इनटू आई। ईएमएफ हो गया ई, आई की वैल्यू तुम जानते हो ई बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, सो दैट वुड बिकम ई स्क्वायर बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। एग्रीड? ये है Yes, sir. वी स्क्वायर बाय आर, जो भी होता है पावर। दूसरा,
हम जानना चाहते हैं बी, पावर डिलीवर्ड इन द रेसिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर, रेसिस्टर में जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो है आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू तुम निकाल चुके थे, ई बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, इसका होल स्क्वायर इंटू आर, एंड दैट बिकम्स ई स्क्वायर बाय आर, ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी। ये है ना। हमने एक बार तुमने अगर चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया किसी भी सर्किट में, एक बार तुमने अगर चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाले किसी, तुम सब कुछ निकाल सकते हो। क्यों? चार्ज निकल गया फंक्शन ऑफ टाइम तो निकल जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस डिवाइडेड बाय सी। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आ जाएगा करंट, उस करंट को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा वी आर, वोल्टेज अक्रॉस आर। तुम इस करंट को डी क्यू बाई डी टी को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे ईएमएफ से, आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। तुम इस आई को मल्टीप्लाई कर दोगे आई स्क्वायर आर से डी क्यू बाई डी टी को, तो क्या दे देगा? पावर डिलीवर्ड। तो तुम देखना, तुम अगर क्यू एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालो सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ। यहां देखो, यहां एक फर्क है इन दोनों में, इसमें क्या फर्क है? इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, यहां पे टाइम कांस्टेंट है आरसी और यहां टाइम कांस्टेंट है आरसी बाय 2। ठीक है? Yes, sir. अब देखो तीसरा, ये बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाय 2c। 2c. सो रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, किस रेट से, व्हाट इज द रेट, जूल पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर। द रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताओ? 1/2c बाहर, क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ? टाइम के साथ। तो कितना हो जाएगा? 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी। ये बताओ 1/c को तो भूल जाओ, पहले तुम चार्ज जानते हो, चार्ज था तुम्हारा CE इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये था ना। चार्ज था तुम्हारा CV इंटू 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी, और डी क्यू बाई डी टी जो तुमने निकाला था करंट, वो था E बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो देखो ये C कट गया, आ जाएगा E स्क्वायर बाय आर, कितना हो जाएगा? E स्क्वायर बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ रहे हो? अब पहले ये प्रूव करो, साबित करो कि जिस रेट से बैटरी वर्क कर रहा है दैट इज इक्वल टू द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर प्लस रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो किसी इंस्टेंट पे बैटरी का रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी है 20 जूल पर सेकेंड, 20 वाट। अगर किसी इंस्टेंट पे बैटरी का रेट ऑफ वर्क डन है 20 वाट, और अगर 6 वाट के रेट से हीट यहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो 14 वाट के रेट से यहां पे एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, तभी एनर्जी कंजर्व होगा। तो देखो हमको ये प्रूव करना है, B plus C is equal to A, rate at which the work is done by the battery, this quantity is equal to, जिस रेट से बैटरी वर्क कर रहा है दैट इज इक्वल टू उस इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी है, दैट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच द हीट इज प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर प्लस द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो जरा उसको प्रूव करते हैं। B और C को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? अगर हम B प्लस C को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? देखो B प्लस C कर दो, B और C को जोड़ दो, E स्क्वायर बाय आर कॉमन, और हम इसको जोड़ दें, इसको
तो आएगा ई स्क्वायर, यहाँ बी प्लस सी कर दे, आएगा ई स्क्वायर बाय आर कॉमन, ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी माइनस ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी। देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला टर्म क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और दूसरा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी इसका स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी, ये होगा ना। इसको जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, समझ रहे हो। हमने इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा इस तरह से क्योंकि इसका एक यूज है। हम इसको अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, आएगा ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी माइनस ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी, और इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म जो है ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी कट जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब तुमको क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है पावर डिलीवर्ड बाय द सेल एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू power delivered in the resistor as heat plus power delivered in the capacitor as electrostatic potential energy। किसी भी टाइम पर, at all time, किसी भी टाइम पर इन तीनों का जिस रेट से बैटरी वर्क कर रहा है वही that is equal to the sum of energy stored, energy produced as heat in the resistor plus energy इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन वैलिड है। यहां पे देखो ये फंक्शन t इक्वल टू 0 पे ई स्क्वायर बाय आर था और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया, ये डी के फंक्शन है। ये फंक्शन t इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय आर था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 है, ये भी डी के ही करता गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट ये फंक्शन देखो, अगर ये x है और ये 1 माइनस एक्स है, तुम जानते हो x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमा कब आता है, x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम कब, x इक्वल टू 1/2 पे। और तुम जानना चाहते हो कि रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम कब है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम कब है, तो तुमको अगर इसको हम x मान लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दिस इंटू दिस मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समझो, एट t इक्वल टू 0 प्लस तुम्हारा यहाँ क्या आ रहा है, q इंटू डी क्यू बाई डी टी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो आ रहा है तुम्हारा q इंटू डी क्यू बाई डी टी। t इक्वल टू 0 प्लस पे जस्ट क्लोज करने के बाद करंट बहुत ज्यादा था बट ये 0 था, इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज ज्यादा है, ये 0 है। t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट नॉन जीरो है, चार्ज 0 था इसीलिए 0 होगा, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज फुल्ली चार्ज है CV, बट ये 0 हो चुका है इसलिए 0 होगा। तो 0 शुरू में भी 0, इन्फिनिटी पे भी, पहले बढ़ेगा तब घटेगा। और कहां मैक्सिमम होगा, जब x इंटू 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट होगा। सो दिस इज मैक्सिमम एट, ये मैक्सिमम कब होगा, दिस इज मैक्सिमम एट when x into 1 minus x is maximum, that is when x is equal to half, that means t is equal to half, that is equal to t half RC ln2, RC ln2, इस टाइम पे ये मैक्सिमम होता है। अब अगर हम इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, किसका, पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ रेजिस्टर और पावर ऑफ कैपेसिटर, तो कैसे पता करेंगे कौन सा ग्राफ है। देखो पावर वर्सेस टाइम, पावर ऑफ सेल, मान लो पावर ऑफ सेल हम ले रहे हैं इस तरह से, इसकी वैल्यू कहां स्टार्ट होगी, ई स्क्वायर बाय आर से, कहां तक जाना है इसको, 0 तक। अगर ये पावर ऑफ सेल है मान लो, तो ये बताओ जब पावर ऑफ रजिस्टर जो है लेंगे तो क्या आएगा, हमारा पावर ऑफ रजिस्टर आया था ई स्क्वायर बाय आर ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर से। ये होता पावर ऑफ द रजिस्टर, इसके क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, पावर ऑफ द रजिस्टर का क्या स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा।
ये इसके नीचे जाएगा कि ऊपर से जाएगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे पावर ऑफ द रेसिस्टर यहां से ले कि यहां से ले, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट था आरसी, इसका टाइम कांस्टेंट था आरसी, इसका टाइम कांस्टेंट है आरसी बाई 2, यानी अगर यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये नजदीक में मिलना चाहिए, यानी ये ग्राफ है, नीचे से सर। ये नहीं होगा। ठीक है, तीसरा इसका ग्राफ पावर, दिस इज द पावर ऑफ द सेल, इसका देखो फाइनल, देखो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0, तो 0 से बढ़ना है और इनफाइनाइट पे 0 होना है, पहले मैक्सिमम होना है तब मिनिमम होना है। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी, सो बताओ, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 होगा, यस सर। x की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/4 ना, यस सर। ये यहां तक आएगा। देखो शायद मैंने तुम्हारे नोट्स में इसको, इसकी हाइट पता नहीं मैंने ध्यान दिया था कि नहीं, बट ये इस तरह से है, ये है ब्लैक कलर से, क्या है ये, पावर ऑफ कैपेसिटर, रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहां, RCln2 पे, RCln2 पे। ठीक है, अब देखो एक इंटीग्रेशन बता रहा हूं, इसको रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो। क्या होता है, क्योंकि मैं इसको बार बार इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा हर चीज को, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट करेंगे कुछ भी करेंगे हम रेडीमेड चीजें यूज करेंगे। याद रखना, अगर हम तुमसे ये पूछना चाहें, क्या पूछना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt 0 टू इंफिनिटी कितना होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ कोई नंबर है हमको मतलब नहीं है, dt 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा, तुमको पता है e टू द पावर होगा माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाय -1 बाई टाउ, यही ना, 0 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, वो तो पढ़ ली हो। e टू द पावर लीनियर फंक्शन है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड जो है किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है। इसको लेके चले जाओ ऊपर, ये माइनस साइन है ना, माइनस को प्लस बना दो, इसको उलट दो, बात बराबर है, माइनस को प्लस बना दो और लिमिट्स को उलट दो, तो आ जाएगा टाउ इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंफिनिटी से 0, एंड दैट इज इक्वल टू टाउ इंटू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया 0, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, ये हो गया टाउ, समझ गए, इसकी वैल्यू कितनी आती है टाउ। इसका मतलब अगर हम तुमसे जानना चाहते हैं, ये एक फंक्शन है कोई भी, ये है फंक्शन x, ये है t, इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, x नॉट से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये बताओ, इंटीग्रल ऑफ x dt 0 टू इंफिनिटी, यानी x नॉट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt ना, 0 टू इंफिनिटी, ये तो तुमको पता है, सीधे रटा हुआ है, कितना टाउ, x नॉट इंटू टाउ, यानी ये जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा x नॉट इंटू टाउ। अब देखो प्रूव कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे यूज, याद रखना e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ,
e to power minus t by tau, integrate from 0 to infinity is tau, e to power minus t by tau dt 0 to infinity is tau. अब बताओ, अब मैं प्रूव कर रहा हूं. तुमको क्या आया था, पावर डिलीवर्ड बाय द सेल कितना था, अभी निकाले थे E इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, जो हो गया E इंटू आई का मतलब था E बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ मीन्स RC, ठीक है ना. तो ये बताओ वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय सेल कितना होगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. बेसिकली हमको करना तो ये चाहिए, इंटीग्रल ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द सेल dt 0 टू इंफिनिटी, यही ना. पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन dw बाय dt. इसको क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर बाय आर बाहर निकाल दो, ई स्क्वायर बाय आर बाहर निकाल दो. इसका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी सीधे लिख रहे हैं RC, एग्रीड. इसका इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी सीधे RC, तो कितना आ गया CV स्क्वायर. वही बताए थे ना, वहां क्या बताए थे, CV स्क्वायर, CV स्क्वायर बताए थे वहां पे. दूसरा, पावर डिलीवर्ड एज हीट इन द रेसिस्टर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर R dt, पावर डिलीवर्ड बाय द रेसिस्टर इंस्टेंटेनियस. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E बाय R इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय RC होल स्क्वायर इंटू R dt. ये हो जाएगा, देखो E स्क्वायर बाहर, E स्क्वायर बाहर, ये 1 बाय आर स्क्वायर और ये R 1 बाय आर, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t बाय RC dt 0 टू इंफिनिटी. कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 नीचे टाउ बाय RC बाय 2, टाउ बाय 2 RC बाय 2. यहाँ टाउ की वैल्यू कितनी है, इतनी, RC बाय 2 क्या हो गया, हाफ C स्क्वायर. क्या बताया था, हीट प्रोड्यूस कितना होता है, जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो 50% हीट प्रोड्यूस होता है. तीसरा चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर दो, निकल जाएगा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अदरवाइज तुम अगर जानना चाहते हो, तुम जानते हो E स्क्वायर बाय आर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E स्क्वायर बाय आर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाय RC माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाय RC dt. ये होगा ना, यस सर. E स्क्वायर बाय, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं RC माइनस RC बाय 2. कितना हो गया, ये और ये तो कट गया, हाफ C स्क्वायर. सेम है ना. हमने जो काम कैपेसिटर में कहा था, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बोले थे, वर्क डन बाय बैटरी होता है CV और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, CV स्क्वायर. सो 50% हीट में चला गया, बट वहाँ प्रूफ नहीं किए थे, बट यहाँ प्रूफ हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड होगा इतना. ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है, इसको देखना, नोट्स के बाद फिर से पढ़ना, सब नोट्स में लिखा हुआ है. ठीक है, ओके सर. यस सर. और अभी तुमको वर्कबुक बनाना है, वर्कबुक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करो. अगर कल टाइम निकाल पाओगे तो कोई डाउट का टाइम ले लो, कल परसों मंडे कब तक बना के डाउट पूछ सकते हो, बता दो, हम टाइम दे देते हैं. तुम लोग टेस्ट दे रहे हो क्या संडे को? यस सर, संडे को रख लेते हैं. तुम लोग संडे को टेस्ट दे रहे हो? तो 11th वाला का टेस्ट. हाँ, 11th का टेस्ट है. तुम्हें से कोई दे रहा है क्या? तुम्हें से कोई दे रहा है? नहीं ना सर, दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ. ठीक है, काम करते हैं, मंडे को मॉर्निंग 11 बजे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो. ठीक है,
यस सर मंडे को सुबह 11 बजे तुम्हारे पास एक सप्ताह का टाइम है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ा चुके हैं इसके पहले आरसी के पहले उसको करने के लिए एक सप्ताह का टाइम है तुम्हारे पास। एक सप्ताह में 10 दिन का टाइम मान लो, 10 दिन बनाते जाओ, पूछते जाओ। मंडे को मैं सुबह 11 बजे तुम्हारा डाउट बता दूंगा, ठीक है? सर कैपेसिटेंस वाले हाँ कैपेसिटेंस जो पढ़ा चुका हूँ, जो पीछे पढ़ा चुका हूँ, कहीं से डाउट पूछ सकते हो। सर डाउट क्लास शाम को रख दीजिए ना। शाम में टाइम टेबल पे बड़ा, शाम में तो रखे थे ना कल रात को 9:30 बजे, कहाँ कोई आया? चलो एक काम करता हूँ, संडे को रात में 9:30 बजे। यस सर। ठीक है, संडे को रात में 9 बजे, 9 बजे, रात को 9 बजे संडे को मैं जूम पे रहूँगा। जिसको डाउट पूछना है पूछ सकता है, ठीक है? यस सर। चलो संडे को रात में 9 बजे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।